हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है। हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कवि शिव मंगल सिंह सुमन की ये लाइनें अक्सर सुनाते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये कविता मैंने शो के शुरुआत में आपको इसलिए याद दिलाई क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता जोर शोर से कह रहे हैं कि अब 2024 में दिल्ली दूर नहीं, अब मोदी का खेल खत्म समझिए। लेकिन क्या सही है, क्या सच है, ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके नेता कह रहे हैं कि दक्षिण के एक राज्य में भले हारे हैं, अगला राज्य जीतेंगे। अब पब्लिक कंफ्यूज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि सच आखिर है क्या। दर्शकों, 30 मई को मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो जाएंगे। 29 मई से 30 जून तक बीजेपी ने विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया है और ऐसी घोषणा आज सुबह ही बीजेपी ने कर दी। इस कार्यक्रम के तहत 30 और 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी महासभा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे। मंत्री से लेकर सांसद तक घर घर पहुंचेंगे। संपर्क बनाने का बड़ा प्लान है। एक ओर बीजेपी की तैयारी शुरू है तो दूसरी ओर विपक्ष के सुर ताल कैसे मिल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस राज्य में जो विपक्षी दल स्ट्रांग है उसको वहां डिस्टर्ब ना किया जाए। मतलब ये कि ममता मोदी विरोध के लिए बंगाल में कांग्रेस को सियासी जमीन देने की कीमत चुकाने को राजी ही नहीं है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि कर्नाटक से उत्साहित ना हो, आगे जीत की गारंटी कोई नहीं है विपक्ष के लिए। तो आज सवाल पब्लिक का है कि क्या एक दो स्टेट में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष अति उत्साह में है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। सियासत में कौन सा मुद्दा कब चलेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कर्नाटक में बजरंगबली का मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं चला, मैं नहीं जानती, लेकिन शायद कुछ विपक्षी नेताओं को अब यह भी लगने लगा है कि 2024 में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का असर चुनाव में नहीं होगा। 2024 में कौन सा मुद्दा असर करेगा और कौन सा नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन बजरंगबली के नाम पर विपक्ष कैसे बीजेपी को घेर रहा है, सुनिए तेजस्वी यादव के इस बयान से। हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे। इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं है, पूंजीवाद की भी हार है। एक बार जब हनुमान जी नाराज हो गए हैं तो देश भर में जहां भी जिस प्रकार का जो लोग समाज में दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा मतभेद करते हैं सबको सबक सिखाएंगे ना। बोलो हनुमान जी का जो गदा है कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई, असर सीधा बिहार में।
तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं राहुल पहले ही कह चुके हैं। उधर शरद पवार ने मोदी को हराने के लिए विपक्ष के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी वकालत कर दी। लेकिन यूनाइटेड ऑपोजिशन सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या उतना धरातल पर भी है? सुनिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये बयान। I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Means, in suppose Bengal, I think we should fight Bengal. So the strong party must be given priority. And wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. विपक्ष का हर एक नेता नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है, लेकिन कैसे? इसका जवाब हर नेता के पास अलग अलग है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का हर प्लान पहले से फिक्स दिख रहा है। सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 1 महीने का जो संपर्क मेगा प्लान बनाया है, उस पर काम मंगलवार से ही शुरू हो रहा है। आयोजन समिति कल से ही बैठक शुरू कर रही है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हर एक कार्यकर्ता का काम फिक्स किया जा चुका है। जून महीने में 1 महीने के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान 51 बड़ी रैलियां होंगी। 396 लोकसभा स्तर पर जनसभाएं होंगी, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संगठन के बड़े नेता शामिल होंगे। एक तरफ बीजेपी पूरे दमखम से उतरने जा रही है, रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ विपक्ष में चेहरा बनने की होड़ है। सिर्फ विपक्ष में नहीं, अभी तो कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री होगा ये भी तय नहीं हो पाया। इन सब के बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये बयान बहुत चर्चा में है। सुनिए क्या कह रहे हैं। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष में ओवर कॉन्फिडेंस पहले से ही आ गया है? सवाल नंबर 2, सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने का बीजेपी का मेगा जनसंपर्क क्या 2024 के चुनाव प्रचार की शुरुआत है? सवाल नंबर 3, क्या ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय नेता ही कांग्रेस के मोदी विरोधी अभियान का सबसे बड़ा रोड़ा बनेंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, तौसीफ उर रहमान, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, लोकेश जिंदल कांग्रेस लीडर है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी शहजाद पूनावाला जी आपसे, कर्नाटक में बीजेपी की बुरी हाल हुई और बहुत से लोग भारत देश का एक मैप देख रहे हैं जहां से बीजेपी का जो एक भगवा था वो रिसीड करता हुआ, कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके बीच 9 साल के प्लान जो आए हैं जनसंपर्क के, क्या बीजेपी अब से जुट चुकी है? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की चुनौती बीजेपी बिल्कुल हेड ऑन लेने वाली है? और विपक्ष अगर एक साथ हो गया तो बीजेपी करेगी क्या? क्योंकि आपने तस्वीर की बात की, ये है भारत का नक्शा
और 2019 में जिस प्रकार से प्रचंड तरीके से भगवा सब जगह है, आज भी ये भगवा हर जगह कायम है और 2024 में और भी प्रबल होगा। देखिए, हम कर्नाटका की जनता के द्वारा सुनाए गए फैसले को विनम्रता से स्वीकारते हैं, पर उसी दिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बड़ा जनादेश दिया है और कुछ लोग लखनऊ भी गए थे कैंपेनिंग करने के लिए, वो वहां पर भी हारे और हम तो जीते अयोध्या जी में भी, प्रयागराज में भी और काशी में भी। तो मुझे लगता है वो भी जनादेश का सम्मान होना चाहिए। और देखिए कितनी विडंबना की बात है कि जो लोग कल तक कह रहे थे लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, लोकल चुनाव, लोकल मुद्दे, आज उसको एक्सट्रैपोलेट करके नेशनल इंपैक्ट लोकल चुनाव से निकालते हैं 24 घंटे के अंदर। तो इसीलिए देखिए, कल तो मदर्स डे था और मेरी मां हमेशा एक बात कहती है कि अति आत्मविश्वास जो होता है वो लापरवाही का पहला कदम होता है और अति अहंकार जो होता है वो अपने लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए प्रतिपादित करता है सबसे बड़े तरीके से। तो अति उत्साह में इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो तीन प्रासंगिक चीजें हैं। 180 ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस बीजेपी की स्टेट फाइट होती है। 2014 में हम 170 जीते, 2019 में 170 जीते। बताइए कि उसमें क्या तब्दीली हुई। 2018 में इन्होंने हमारी सरकार छीन ली थी और 2019 में कर्नाटका में क्या हुआ, 2018 में राजस्थान जीते, 2019 में राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। और जहां तक विपक्ष एकता की बात है, देखिए ममता दीदी और एनसीपी को तो बाद में संभाल लेना। आज तो देखिए केवल दो उदाहरण है, पाकिस्तान में एक शरीर के दो अंग लड़ रहे हैं और अगर किसी और शरीर का दो अंग लड़ रहा है तो वो कर्नाटका में है और वो राजस्थान में है। राजस्थान के अस्थिरता का टेम्पलेट, राजस्थान की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का टेम्पलेट वो फिर से कर्नाटका में दिया है। यहां पर तो कौन होगा अगला कर्नाटका का मुख्यमंत्री, नहीं, कौन होगा अगला सचिन पायलट कर्नाटका का, ये बातें चल रही है। तो जो पार्टी को एक नहीं कर पाते वो विपक्ष और देश को एक करने की बात करते हैं। मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। मैं लोकेश जिंदल जी आपसे पूछना चाहती हूं, ये तो सही कह रहे हैं, आज जो बातें सचिन पायलट जी ने राजस्थान में कही है, उन्होंने तो गहलोत सरकार को ही 40% सरकारा कह दिया है। जो आपका बीजेपी के खिलाफ अभियान था कर्नाटक में, वो आज कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री पर लग गया है। 5 साल आप सचिन पायलट जी को तो कुछ रेस्क्यू कर नहीं पाए, कुछ उन्हें शांत कर नहीं पाए, ना आप गहलोत जी को बदल पाए। मैं पूछना चाहती हूं, कर्नाटका में ऐसी ही सिचुएशन है। सिद्धारमैया दिल्ली में, डीके शिव कुमार बेंगलुरु में बैठे हुए हैं। अभी तक ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं पूछना चाहती हूं, ममता बनर्जी ने भी आज एक दे दिया बयान और कह दिया कर्नाटका में कांग्रेस स्ट्रांग था, हमने उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। यानी कि मैसेज क्लियर है, बंगाल में आप हमें तंग ना करें, बल्कि आप उत्तर प्रदेश में शायद समाजवादी पार्टी को ना तंग करें, आप बिहार जाएं तो आरजेडी को ना तंग करें। अगर इस तरह से सब बड़े लीडर कहने लगे कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद रह जाएगा एक नेशनल पार्टी के लिए 2024 में? इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस को देना पड़ेगा। नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, कर्नाटक के चुनावों से पहले हर जगह यही चर्चा थी कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जी के बीच में मतभेद है, इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा कर्नाटका के चुनावों पर ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस बहुत ही बड़े मार्जिन से सफलतापूर्वक आई और अब शासन भी बनाएगी और पूरी सरकार बनेगी और एक अच्छा शासनकाल पूरा तय करेगी। देखिए, भारत का इतिहास रहा है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। ये जो भाजपा रेजिम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रलाइजेशन हुआ, जिस तरह से गवर्नर का मिसयूज किया गया, भले ही वो महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, और उसके बाद में जिस तरह से एपरेटस, ईडी, आईटी और इस तरह के एपरेटस का मिसयूज हुआ, इससे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा था फेडरलिज्म का, जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का स्पिरिट था, इसके ऊपर बहुत गहरी घात लगाई गई है। और इसी का रिएक्शन है कि कर्नाटका में एक तरह का इस डिसेंट्रलाइजेशन के खिलाफ ट्रेंड शुरू हुआ है। अब ये ऑल ओवर इंडिया देखा जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास में भी यही देखा गया है। अब इसी ट्रेंड को हम मध्य प्रदेश में भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे और देखेंगे धीरे धीरे कि जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का स्पिरिट है वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा और ये रीजनल जो पावर्स, रीजनल एसर्शन है, ये पॉलिटिकल रूप लेना स्टार्ट कर देगा। तो चिंता का इस समय चिंता भाजपा को करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 8 सालों में, 9 सालों में जिस तरह का सेंट्रलाइजेशन किया, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानिक जो ढांचा है उसके विरुद्ध गए, उसका उन्हें पॉलिटिकल खामियाना भुगतना पड़ेगा। और इस पर कांग्रेस ही लीड दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसका नेशन वाइड प्रेजेंस है और जिसपे रीजनल पार्टीज को एकोमोडेट किया जा सकता है। मैं पूछना चाहती हूँ तौसीफुर रहमान साहब, रीजनल पार्टीज को एडजस्ट करने के लिए कांग्रेस कह रही है हम बड़े भाई हैं,
आप लोगों को करेंगे, पर कृपया कतार में खड़े रहिए। अब जवाब दीजिए कि आप कतार में खड़े होने के लिए तैयार हैं? नविका जी गुड इवनिंग। नविका जी, यहाँ पर कतार में खड़े होने की बात ही नहीं है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम ऑपोजिशन के साथ रहेंगे और हमारे साथ जो जो लोग हैं हम उनके भी साथ रहेंगे। बात यहाँ पर घुमा फिरा के यही पूछा जा रहा है 1 महीने से कि टिकट शेयर किसको मिलेगी, क्या आप एक साथ लड़ेंगे, कितने अन्य दल एक साथ आएंगे। बात वो नहीं है। अगर एक साथ रहना है तो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है भाजपा को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात अभी अहंकार की भी हो रही थी। तो हारने के बाद भी जितनी अहंकार भाजपा में दिख रही थी, स्पेशली हेमंत शर्मा जी के विश्वास, उनके बाद जो अहंकार दिख रही थी वो तो मतलब काबिल तारीफ थी हारने के बाद भी। और रही बात एकजुट होने की, तो वक्त के साथ वो आपको भी दिखेगा, वो टीएमसी को भी देखेगा, कांग्रेस को भी देखेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं मैडम ये कि एक टिकट पे एक ही कंटेस्टेंट अगर खड़ा रहे तो वही बेहतर है। रही बात कांग्रेस को सपोर्ट करने की, तो कांग्रेस को सपोर्ट की जाएगी, वो वक्त पे डिसाइड किया जाएगा। बट अभी जंपिंग का गन बोलकर तो फायदा नहीं होगा कि ममता जी ने कह दिया कि हम वहां से नहीं हटेंगे, हम मिलने वाले नहीं। ऐसी बात नहीं है। वो 1 महीने नहीं 3 महीने से बार बार कह रही हैं और सबसे मिलने के बावजूद भी ये कह रही कि हम अपनी सारी सहायता उनको देने को तैयार हैं। तो आई थिंक ये काफी काबिल तारीफ है टीएमसी की तरफ से। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं। कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, पहले जो भारत के मैप से जो कमल का फूल हटता हुआ दिख रहा है उसमें काम करने की बहुत जरूरी है। 10 साल की जो एक हारी हुई सरकार है, जो फेलियर सरकार है, उसमें काम करने को बहुत जरूरत है। बैंगलोर, कर्नाटका ने वोट क्यों नहीं दिया, मैनिफेस्टो के अगेंस्ट चले गए थे भाजपा, उसमें काम करने की जरूरत है। ऑपोजिशन भाजपा के लिए क्या कर रहा है उसमें कम फोकस करे, क्योंकि अगर आपको लगता है आपके पास डेवलपमेंट है तो ऑपोजिशन की चिंता करने की आपको जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास डेवलपमेंट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मंदिर मस्जिद के ऊपर कितनी बातें होंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस पूरे घटनाक्रम पे जो कर्नाटका के चुनाव के नतीजे आए हैं, इस पर आप समझते हैं कि बीजेपी का डिफेंसिव स्टैंड है, इस वक्त हारी है पार्टी कर्नाटका में, और ना सिर्फ हारी है, इशू ये है कि उन्होंने जब सरकार बनाई तो एक सरकार गिराकर सरकार बनाई। क्या ये पब्लिक का जो वोट है ये इसके खिलाफ है या गवर्नेंस एजेंडे के खिलाफ है? ये तो एक तरफ की बात। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, बीजेपी ने आज सुबह ही ये ऐलान कर दिया कि 1 महीने का जनसंपर्क होगा। 2024 की लगभग तैयारियां शुरू हो गई। तो अभी विपक्ष जब तक सेलिब्रेट कर रहा है कि कर्नाटक में जीत गए, बीजेपी की हार हो गई, उधर बीजेपी अपने आप को उठाकर तैयार हो गए। आप ये पूरे घटनाक्रम को जो विपक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रहा है, और आज जो अनाउंसमेंट है जनसंपर्क का, इन सारे मुद्दों को कैसे देखते हैं? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल का काम किया है और उसको ढेर सारी बधाई दी जानी चाहिए और शुभकामनाएं भी कि जो कुछ भी जनता से उसने कहा है वो कर सके। और निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं तो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा होता है। अब कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो जस की तस है, उसका मत प्रतिशत कहीं घटा नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। ये क्षेत्रीय पार्टी के खत्म होने की वजह से कांग्रेस को मिला वोट है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं। मुस्लिम मतदाता बहुतायत में उधर चला गया, इसका लाभ दिख रहा है उसे। अब ये दूसरे राज्यों में भी जाएगा, विशेष करके जब हम लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है। अब यहां 2 स्थितियां हैं। क्या ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो कोई नई बात है? तो अक्टूबर 2018 में ठीक यही बात तो शरद पवार ने कही थी कि जहां जहां जो मजबूत है वो लड़ेगा, यानी हमारे पाले की तरफ कांग्रेस देखे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को ये फॉल्ट लाइन पता है विपक्ष, अब उसे अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है। और वो स्ट्रेंथ कोई कुछ भी कहे, 2013 में यही हुआ था, 18 में यही हुआ, अब फिर से 23 में यही हुआ है। कुछ राज्यों के चुनाव के परिणाम से अगर आप लोकसभा नरेंद्र मोदी के नतीजे तय कर रहे हैं तो फिर गफलत हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। विपक्ष को यह समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी उसी तैयारी से दिख रही है। अनुराग भदौरिया जी, निकाय चुनाव तो हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अगर कर्नाटक में बीजेपी हारी है तो उत्तर प्रदेश में जलवा भी दिखाया है उसने। क्या हर हार को आप कहेंगे कि ये 2024 का रिफ्लेक्शन है, लेकिन जो दूसरी जीत है उसे भूल जाएंगे? तो क्या ये सही आकलन होगा बीजेपी और विपक्ष के बीच की लड़ाई का?
लाइन बोल दूं फिर अपनी बात कहूंगा। बैठे थे, जीत का मंसूबा बांधे वो फक्र से, तूफान आके गुजर गया तो पता चला इलाका किसका मजबूत था। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। अब वो क्या खोज रहे हैं? नगर निकाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें उन्हें पता नहीं पश्चिम में जहां से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके से 90 नगर पंचायत की सीटों में से 64 हार गए। बड़े बड़े नेता आते हैं, 64 हार गए। इस पे चर्चा नहीं करेंगे। नगर पंचायत की 544 सीटों में से 222 में निर्दलीय जीते हैं, समाजवादी पार्टी 90 में, उनका पता नहीं, इस पे चर्चा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उखड़ रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। वो दूसरे मुद्दों को गर्म करने में लगी है। वो सोच रही है अब हम 2024 की बात करने लग जाएं। आप 2024 की बात कर लो या किसी की बात कर लो, जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में विकास की राजनीति नहीं करती। ये तय हो चुका है। कर्नाटका में भी आपने यही किया था, दूसरी जगह कर्नाटका में भी तो यही नाटक हुआ था। लेकिन क्या हुआ? बजरंगबली ने वहां पे क्या किया? तो वहां पे प्रभु भी इस बात को जान गए कि मेरे बच्चों की बात तो कभी करते नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, जहां से ये राजनीति शुरू करते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं, जिसको हम स्वर्ग द्वार बोलते हैं, उस वार्ड में भी समाजवादी पार्टी जीती है। क्योंकि ये संदेश जहां से देते हैं वहां समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके मतलब प्रभु राम भी हमारे साथ हैं, उनका भी आशीर्वाद है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं ये लोग हमेशा, जो विपक्ष के नेता हैं, ये जनता की बात पे हमेशा टीवी डिबेट में आते हैं तो जनता की बात करते हैं, अगर फील्ड पे भी जाते हैं तो जनता के भले की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, महिला समस्या की बात करते हैं, देश को कैसे आगे ले जाए उसकी बात करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा सत्ता पाने के लिए कैसे डिवाइड एंड रूल हो, कैसे समाज के अंदर हम जाति धर्मों में बांट लें, किस तरह के हम मुद्दे गर्म करते हैं जिससे हमें शायद जीत मिल जाए। लेकिन जनता ये देश की जान चुकी है कि 2024 में ये साफ साफ पता चल रहा है कि इस बार विकास की जीत होगी। विकास की राजनीति करने वालों को ये देश की जनता चुनेगी। और आप ये संदेश उत्तर प्रदेश से भी निकला है, ये संदेश कर्नाटक से भी निकला है। और जिस तरह का, अगर मेयर की बात करेंगे, मेयर में जहां पे शहरों के अंदर में भारतीय जनता पार्टी वन साइडेड जीतती थी, आज नेक टू नेक टक्कर हुई है। आप मात्र थोड़े थोड़े वोटों से जीते हैं। हम पहले भी यहाँ पे मेयर का चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन आज हम आपकी बराबरी पे आके खड़े हो गए। इसके मतलब हमारा वोट परसेंट बढ़ गया है। बहुत बढ़िया अनुराग जी, आपने तो ऐसी बॉल मारी है, सांसद ज्यादा जीतेंगे। नेक टू नेक हारने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस वक्त शहजाद पूनावाला जी, जवाब आप देखिए। जो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव को नकार रहे, वो एक वार्ड जीतने पर अपना कुर्ता फाड़ रहे हैं। और जिनका तंबू 2014, 17, 19, 22, 23 के बाईपोल में सब जगह उखड़ गया। यहाँ तक कि लखनऊ मेट्रो में घुसकर लखनऊ के म्युनिसिपल के लिए, मेयर के लिए कैंपेनिंग करने वाले व्यक्ति को मेट्रो से भी बाहर किया और वहां की जनता ने वोट से भी बाहर किया। वो व्यक्ति अब बढ़ चढ़ के बोल रहा है प्रभु श्री राम का आशीर्वाद एक वार्ड के आधार पर। तो अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, प्रयागराज का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कॉर्पोरेशन हो वाराणसी का, वो तीनों ही हम ही जीते हैं। तो किसका आशीर्वाद हम पर रहा? चल छोड़ देते इस बात को छोड़ देते। नाविका जी, इंटरप्शन होगा तो देखिए बड़ा दिक्कत का मामला होगा। नाविका जी, मैं 1 वर्सेस 3 की स्थिति में हूँ। नाविका जी, एक एक करके बात रख सकते हैं। नाविका जी, ये फ्लो को तोड़ने का काम ना किया जाए। नाविका जी, समय दूंगी, थैंक यू। नाविका जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। नाविका जी, अब एक एक करके 7-8 लोगों के 7-8 विषय हैं, 7-8 विषय का जवाब देने के लिए नाविका जी प्लीज मेरा प्लीज आप बोले, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। भदौरिया जी, ये भी 2 विंडो वाला बेकार है ना, उनका टाइम आता है, हम चुप रहते हैं। आपके पास आऊंगी, पालिका भी छोटा हो गया। मैं आपके क्या है भाई इस देश में, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए नाविका जी, मैं अनुशासन का सख्त पालन करता हूं। इसका हमेशा गैर उपयोग होता है, या तो मैं फिर अनुशासन ना पालन करूं। आप बोलें। अब देखिए, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। देखिए, तंग मत करो कहते कहते कांग्रेस को तो ये लोग तंग कर देंगे, मतलब हर जगह से तंग कर देंगे। और तंग हो रही है कांग्रेस। बताइए, दिल्ली में 0, बंगाल में 0, नागालैंड में 50 साल से तंग, तमिलनाडु में 50 साल से तंग, उत्तर प्रदेश में 30 साल से तंग, बिहार में 30 साल से तंग, गोवा में 15 साल से तंग। मतलब कि कांग्रेस के कितने नो एंट्री के बोर्ड लग जाएंगे या नो गो जोन बन जाएगा कांग्रेस के लिए, ये आप ही कल्पना कीजिए अगर ममता दीदी का फॉर्मूला अपनाया गया। पहली बात। दूसरी बात, ममता दीदी क्यों ना अपनाए फॉर्मूला? ये 3 हफ्ते पहले का बयान है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं तृणमूल कांग्रेस हैज अंडरस्टैंडिंग विद बीजेपी टू एस्केप सेंट्रल एजेंसीज। मतलब कि 2 फंडामेंटल मुद्दों पर टीएमसी पर हमला। पहले की एजेंसीज जो है
वो किस प्रकार से टीएमसी उसके विद्वेषपूर्ण कार्रवाई में साथीदार है तथाकथित रूप से, और दूसरा कि टीएमसी भ्रष्ट है। ये अधीर रंजन चौधरी का अधिकृत बयान है। बताए तौसीफ भाई बैठे हैं यहां पर, क्या अधीर रंजन जी के इस बयान से अग्री करते हैं? नहीं, पहली बात। लेकिन आप भी शहजाद पूनावाला जी थोड़ा सा तोल रहे हैं। आप तमिलनाडु पे सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से। तमिलनाडु में आप कहां हैं? आंध्रा में आप कहां हैं? केरल में आप कहां हैं? तेलंगाना में आप कहां हैं? उसी पे आ रहा था। चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं जी। पश्चिम बंगाल में 2016 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें, आज हम 77 सीटों पे, लोकसभा 18 सीट, वहां पर हम नंबर 2 ऑपोजिशन मेन पार्टी। तेलंगाना में हमारी कहीं पर भी अस्तित्व नहीं था, आज हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नंबर 2 की पार्टी। तेलंगाना में हम 4 लोकसभा के सांसद हैं, आज वहां पर मेन विपक्ष पार्टी हम ये है, क्योंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस। ये तो अनुराग भदौरिया जैसा आर्ग्यूमेंट हो गया। वो कह रहे हैं हम नेक टू नेक हार गए, मुझे आप कह रहे हैं हम नंबर 2 पर। नाविका जी आप मेरी बात को पूरी होने दीजिए, आप पूरी बातों का संदर्भ समझेंगे। 30 सेकंड बाकी। देखिए नाविका जी, तकलीफ की बात यह है कि मैं 1 वर्सेस 3 हूं। पहले उसने इंटरप्ट किया, अब आपने मेरा पूरा सवाल का मैं जो संदर्भ दे रहा था उसको समझने से पहले ही आपने फायर कर दिया। नहीं, चलिए समझ तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, ओडिशा हो, बंगाल हो, और हर जगह वहां पर अगर हम सत्ता में नहीं है तो सत्ता को चुनौती देने वाली पार्टी हम ही तो है। तो आप जब कहती है कि भाजपा कहां है इन स्टेट्स में, तो भाजपा बिल्कुल है। अन्नामलाई से लेकर ओडिशा तक और ओडिशा से लेकर बंगाल तक अगर कोई लड़ रहा है तो हम ही लड़ रहे हैं, और नंबर दोनों जगह हम ही हैं। कांग्रेस ने तो सारी जगह से अपना हाथ गिव अप कर दिया है। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। मेरा मेन पॉइंट केवल इतना है कि जो ये तथाकथित विपक्षी एकता की बात करते हैं, ना इनके पास मिशन है ना विजन है। तौसीफ ने क्या कहा? केवल भाजपा का कमल हटाना है, ये उनका एकमात्र विजन है। मतलब कि केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है, इसीलिए ना कोई कन्विक्शन है। और जब कन्विक्शन नहीं होता तो एमवीए का क्या स्थिति बन चुका है? अब हम लोग एमवीए में नहीं, लेकिन शहजाद जी हर पार्टी, हर राजनीतिक दल पावर के लिए ही खेल रहा है। आप किसी मॉरल साइंस की क्लास नहीं कर रहे, आप भी सत्ता के लिए खेल रहे हैं, वो भी सत्ता के लिए कह रहे हैं। नहीं, अंतर पे आती हूँ, एक अंतर बताता हूँ उनमें, मैं एक अंतर बताता हूँ। हमारी वैचारिक पटल पर देश को कैसे आगे ले जाना है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में, ये क्लियर डेफिनिशन कह सकते हैं। पर बाकी पार्टियां भी ऐसा ही मैनिफेस्टो देती है। लेकिन नहीं, आप शहजाद मुझे नहीं शहजाद जी आपने कह दिया, मैं समझ गई। लोकेश जिंदल जी, अनुराग भदौरिया जी सबसे सवाल पूछ रहे हैं। लोकेश जिंदल जी, मैं अगर इस पे बात करूं कि आपने राज्य के लिए प्लान बनाया है, तो राज्य के लिए आपने कर्नाटक में भी प्लान बनाया है। आपने बहुत से लोगों को बहुत से वायदे कर दिए हैं। अब वो वायदे पूरे करने जाएंगे तो आपको पता है कितने 1000 करोड़ लगेंगे। अब उसकी चिंता आपने करी है कि नहीं करी है पता नहीं। पंजाब में आज सिद्धू जी यही कह रहे हैं केजरीवाल जी के बारे में कि भाई आपने फ्री बिजली पानी कह दिया और पंजाब की आर्थिक स्थिति क्या हो गई। तो ये कर्नाटक में भी होगा। मुद्दा ये है कि आज आप जीते हैं, बहुत बहुत मुबारक आपको, लेकिन आगे का रास्ता कठिन है। और ये कहना और ये मान लेना कि आप कर्नाटक जीत गए इसलिए 2024 में आप ही का परचम लहराएगा, ये शायद जल्दबाजी नहीं होगी क्या? बहुत अच्छा सवाल किया नाविका जी आपने। देखिए, अगर मैं बात करता हूं नीतियों की, तो भाजपा की नीति रही कि कुछ कॉरपोरेट हाउसेस, कुछ जो कंपनीज है, उनके द्वारा देश का आर्थिक विकास किया जाए। और कांग्रेस चाहता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फार्मर्स है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका विकास करके उनकी आमदनी बढ़ा के एक तरह से आर्थिक ग्रोथ की जाए। ये एक मूल वैचारिक डिफरेंस है कांग्रेस और भाजपा में। भाजपा केंद्रीकरण इसलिए करना चाहती है ताकि कॉर्पोरेटाइजेशन हो सके, सेंट्रलाइजेशन हो सके। अब कर्नाटक में जो 5 वायदे हमने किए, वह गृह लक्ष्मी हो, गृह ज्योति हो, या फिर जो है किसी प्रकार जो हम अनएम्प्लॉयड है उनको हम भत्ता देना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हाउस होल्ड, प्रत्येक हाउस होल्ड में एक तरह की परचेसिंग पावर दी जाए। सप्लाई ड्रिवन ग्रोथ के बजाय डिमांड ड्रिवन ग्रोथ क्रिएट की जाए। सब बहुत बड़े आप इकोनॉमिक्स की क्लास मत लीजिए लोकेश जिंदल जी। आप केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप संजय बारू जी की किताब पढ़ लीजिए ना। केंद्रीयकरण, कहां फाइलें जाया करती थी,
कहां डिसीजन मेकिंग होती थी, ये सब तो मीडिया एडवाइजर टू डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी किताब में लिख दिया, उस पर फिल्में बन चुकी हैं। तो आप तो केंद्रीयकरण पर उंगली ना ही उठाएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन ये भी बता दूं कि जनधन अकाउंट्स और जितने भी किसान सम्मान निधि हो या गरीब लोक कल्याण योजना है, उसका तोड़ अगर आप कितने इलेक्शन में नहीं ढूंढ पाए। केवल एक वाक्य दे दीजिए। हिमाचल में इन्होंने महिलाओं के लिए 1500 रुपए और 300 यूनिट बिजली फ्री बोला था, और राजस्थान में किसान कर्ज माफी। क्या ये वादे पूरे हुए? एक बार पूछ नहीं, ये तो अब जब वहां चुनाव कितनी महिलाओं को चुनाव होंगे पता चलेगा। नहीं, अभी तक नहीं दिया। ये चुनाव का वादा था, इसीलिए कर्नाटका के चुनाव के वादे भी नकली है। अभी प्रॉमिसेस पे नहीं, पोस्ट पे ही बात हो रही है। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, मुद्दा ये है कि जरूर विपक्ष का जो एक खेमा है उसमें कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता है और बहुत बढ़िया तरीके से जीता है। लेकिन राजस्थान में जो हो रहा है वो कर्नाटक में अभी स्वेरिंग इन से पहले हो रहा है। और मैं पूछना चाहती हूं कि आप तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस से हाथ भी नहीं मिलाएंगे, साइकिल की सीट पर नहीं बिठाएंगे किसी को, ममता जी भी वही बोल रही हैं, तो आप किस बात से खुश हो रहे हैं? सिर्फ इससे कि बीजेपी आ रहा है? आपका प्लान क्या है? नहीं, हम नहीं, पूरा हिंदुस्तान खुश है। क्योंकि हिंदुस्तान में विपक्ष एक है, इसलिए एक है क्योंकि विपक्ष को राष्ट्र की चिंता है, राष्ट्र बचाने की चिंता है। क्योंकि यहाँ पे किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, कैसे यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, कैसे महंगाई जो कमर तोड़ है, घर घर में लोग परेशान हैं, वो कैसे कम हो। हिमाचल में बिजली के दाम बढ़ाए गए और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी तो बोल जाते हैं, वो सोचते हैं कि देश की जनता जो है उसको एमनीसिया हो गया है, उसके ध्यान में कुछ रहता नहीं है, हिंदी फिल्म की तरह एक्सीडेंट हुआ और याददाश्त खो गई। अन्याय है, विपक्ष के साथ अन्याय है। ये विक्टिम बोलना बंद करो। आप किस प्रकार से बीच में आप कहां बोल के हस्तक्षेप कर रहे थे? आप सच बोलिए, मैं न्याय पूरा करूंगी। आप तो सच ही नहीं बोल रहे। आप कहां जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ? नहीं, आप नहीं तो बोलने दे रहे हैं। नहीं, आप बताइए कहां जुड़े हुए हैं कांग्रेस के साथ? आप दिए मौका पे मौका दे रहे हैं, मैं मुझे 30 सेकंड नहीं देंगे, तो ये कैसा न्याय है? कैसा न्याय बताइए? आप न्याय नहीं कर सकते तो कैसे बीजेपी न्याय करेगी? आप बता दीजिए ना कहां जुड़े हैं कांग्रेस के साथ? बोलना शुरू किया आपने, कहा कहां जुड़े हैं कांग्रेस के साथ? मुझे बता दीजिए, मैं आपको 3 मिनट का समय दे दूंगी। भारतीय जनता पार्टी को सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए नाविका जी। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि 2019 में उसको मैंडेट मिला था कि हिंदुस्तान के अंदर में आएंगे तो किसानों की इनकम बढ़ाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, इसलिए मैंडेट मिला था। इसलिए नहीं मिला था कि कौन राजस्थान में किसानों के कितने कर्ज माफ किए गए, उत्तर प्रदेश में 36,000 करोड़ माफ किए गए। एक बार अनुराग भदौरिया किसानों के इतने हमदर्द हो तो पूछो राजस्थान की सरकार से, जिसके सामने सचिन पायलट धरने पर है। अनुराग भदौरिया केवल हरा पहनो मत, हरियाली के बारे में सोचो, किसानों की पूछिए कि कितने किसानों के कर्ज माफ किए अनुराग भदौरिया। अगर तुम्हारे में थोड़ी सी नैतिकता और ईमानदारी है तो राजस्थान की सरकार से पूछो। मैंडेट लेने के बाद आप हमारी बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारी बात नहीं, राजस्थान में किसको मैंडेट मिला? भाजपा है क्या वहां पर? हिमाचल में भाजपा बनी है क्या? जनता की चिंता आप नहीं कर रहे तो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष दावे के साथ बोल वैसे कहेंगे राज्य 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 फेडरल फेडरल फेडरल, जब फेडरल की बात करो तो बोलते हैं अरे देश की बोलो, देश की चिंता करो। राजस्थान देश में नहीं है क्या? क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार। हिमाचल में 3 रुपया डीजल का बढ़ाया, बिजली का दाम बढ़ाया। भाई साहब, अगर आप थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें तो आपको याद आ जाएगा कि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे चरम सीमा पर है। तो आप कम से कम थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए और थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। तब तक मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहती हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हमें ये तो समझा दीजिए कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी जुड़ी है या तृणमूल कांग्रेस जुड़ी है? कौन जुड़ा है उनके साथ जो आज नगाड़े बजा रहे हैं? ये दोनों में से कोई भी कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहेंगे? जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 विधायकों की जगह मिली है, वहां क्यों चाहेगी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव? और उनके लिहाज से देखें तो राजनीतिक तौर पर दुरुस्त बात है। जिस बंगाल में ममता जी ने कांग्रेस को शून्य कर दिया
और इन दोनों को पता है कि कांग्रेस का मजबूत होना उनके लिए खतरनाक है। बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि टीवी की बहस में बार बार ये प्रवक्ता बोलते हैं कि क्यों किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। बार बार ये जब सवाल करते हैं तो राज्यों ने, किसी राज्य ने गंभीरता से इस पर चिंता नहीं की। और केंद्र की सरकार ने 3 कृषि कानून लाए, वो उनका आधार था कि हम इसके आधार पर किसानों को बाजार देंगे, उनकी उपज की सही कीमत देंगे। वो तो आपने करने नहीं दिया और सवाल ये पूछ रहे अपने राज्य में, किया नहीं। मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक दलों को झूठ बोलना बंद करना चाहिए, उनके साथ धोखेबाजी बेईमानी बंद करना चाहिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं। अब पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। अतुल कुमार का कोरबा छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या आज विपक्ष के लिए लोकतंत्र खतरे में है या जीवित है? और अगर जीवित है तो क्या राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर माफी मांगेंगे? लोकेश जिंदल जी, सवाल आपसे है। देखिए, लोकतंत्र की अगर मैं बात करता हूं, इसे सुरक्षित रखना या इस पर खतरा जो है, ये वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियों पर निर्भर करता है। अगर राहुल गांधी जी सचेत हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए चिंतित है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नेतृत्व है जो न सिर्फ राजनीतिक फायदे की सोच रहा है परंतु लोकतंत्र की सोच रहा है। साहब, कर्नाटक में बचा रहा और ईवीएम ठीक था। शहजाद जी, मैंने बिल्कुल सवाल कुछ जवाब कुछ। आप ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोकतंत्र तो जिंदा है। बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। तो यानी लोकतंत्र आज भी खतरे में है। आप यूं ही जीत गए कर्नाटक? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि कर्नाटका के जो लोग हैं, कर्नाटका का जो एक मैंडेट मिला है आज कांग्रेस को, क्या वे भारतीय नहीं है? क्या उन्हें भारत, मैं तो कह रही हूँ, गर्व नहीं है? मैं तो ये भी कह रही हूँ कि आप तो हिमाचल भी जीते थे, फिर भी आपने लोकतंत्र पे सवाल क्यों उठाया? इस बात का सवाल है आज। क्योंकि देखिए, ईवीएम और जिस तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग हो रहा है। कर्नाटक में ईवीएम चला के नहीं चला? कर्नाटक में ईवीएम चला के नहीं चला? सही तरीके से चला के नहीं चला? कर्नाटक में चुनाव हुए, हम जीते, लेकिन फिर भी हमारा ईवीएम पर विरोध जारी रहेगा। अब इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं पता। नाविका, दर्शकों का अगला सवाल, एक वाक्य दे दीजिए नाविका, बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, तब भारत का लोकतंत्र कैसे कमजोर दिखे और पाकिस्तान की व्हाइट वॉशिंग हो जाए, तो इसके लिए ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी लोकतंत्र को गाली देते हैं। ये इनकी मंशा है कि कैसे पाकिस्तान हमसे बेहतर दिखे। वो पाकिस्तान जिसमें लोकतंत्र मर चुका है, कमाल है। ईवीएम सही दिखाए तो भी कोसो, गलत दिखाए तो भी कोसो, हारो तो भी कोसो, जीतो तो भी कोसो। संजय प्रजापति का थाने से सवाल है, कांग्रेस की कर्नाटका जीत ने नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर के प्रधानमंत्री बनने के सपनों को तोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस कमजोर है, इसलिए हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन नेताओं का अब क्या होगा? तौसीफुर रहमान, सवाल मैं आपको तरफ डालती हूं क्योंकि इसमें ममता बनर्जी का भी सवाल। जी एक बार दोबारा इसको रिपीट करें नाविका जी प्लीज। सारे जो लीडर्स थे इन स्टेट्स के, केसीआर, ममता बनर्जी, इन्होंने सोचा राहुल गांधी बहुत वीक हैं, इसीलिए चाहते थे कि वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएं। अब राहुल गांधी और कर्नाटक की जीत जो कांग्रेस की हो गई है, तो आपके नेता का क्या होगा, ये पब्लिक पूछ रही। मैडम देखिए, हर चीज सिचुएशन के हिसाब से होता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी बहुत वीक हो गए हैं या उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी का मजाक और कांग्रेस का मजाक हमेशा भाजपा वालों ने उठाया। तौसीफुर रहमान, आप ममता बनर्जी को सुनते नहीं है क्या? अगर रीजनल पार्टी में अभी आप भूल गए, ममता बनर्जी दीदी ने कहा था कि राहुल गांधी की टीआरपी सिर्फ मोदी से आती है। जी, ये अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाइए, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ प्लीज। अधीर रंजन से ज्यादा आप ममता दीदी सुने चेन बोले चिलन राहुल गांधी टीआरपी आसचे मोदी थे के। देखिए, अधीर रंजन जी ने अधीर रंजन जी ने टीएमसी पे हमेशा अटैक किया, बट मैंने आपको बताया सिचुएशन चेंज होती है। जो सिचुएशन अगर चेंज होने वाली है और आपके आपस तो ये वीकली टीआरपी है, हमारी जैसे हर थर्सडे को आती है, आपकी भी टीआरपी हर थर्सडे को आती है। समझाइए,
नहीं, मुझे देखिए ये समझाइए कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया वालों को और विपक्षों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अगर कांग्रेस और टीएमसी या जितने भी अन्य दल हैं अगर मिलकर काम करना चाहते हैं और कोई अच्छी सोच की तरफ अगर जा रहे हैं, नेता तो कौन होगा? आपत्ति क्या है? नेता कौन होगा? मिलकर काम करने पर को अपनी दिशा की सोचनी चाहिए। नहीं, मिलकर काम करेंगे तो आप कांग्रेस पार्टी को बंगाल में आने देंगे? नेता सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने एडवाणी को मच्छर की तरह उठा फेंक दिया था, ये देखिए ये भाषा देखिए मैं आपकी पार्टी के विषय में भाषा इस्तेमाल करूंगा ना तो आप बैठ नहीं पाएंगे। तौसीफ जी, यू बेटर माइंड योर लैंग्वेज। आप अडवाणी जी के सीनियर नेता हैं तौसीफुर रहमान जी। कौन है? मतलब नहीं, मैं एक्सपांड करती हूं। मैं तुम्हारी पार्टी की औकात क्या है? एक मिनट तुम्हारी पार्टी की औकात क्या है? मैं बात करेंगे। तौसीफुर रहमान अडवाणी जी बहुत सीनियर नेता है। अडवाणी जी मच्छर की तरह क्या बकवास है? नेता उन नेताओं के साथ ममता जी भी काम कर सकती है। इस ये पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, ये स्टेफनी है टीएमसी का। ये किसी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को टीएमसी ने तृणमूल का प्रवक्ता दिया है। आपने ये ममता दीदी का बयान है अधिकृत? ये ममता दीदी का बयान है अडवाणी जी के विषय में? बता दीजिए। बयान नहीं हो सकता। मैं एक्सपांड कर रही हूँ और मैं इस तरह की टिप्पणी किसी पर नहीं चाहूंगी। लेकिन निखिल तौसीफुर रहमान, जब गलती होती है तो माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अडवाणी जी जिस उम्र में है, कम से कम ये भाषा तो उनके लिए इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरीके से बिहेव किया गया, जिस तरीके से देखिए तौसीफ जी, अगर संवैधानिक और पार्लियामेंट भाषा का उल्लंघन आप करेंगे तो मैं कई गुना ज्यादा कर सकता हूं। आपके सारे नेताओं के काले कृत्य और उनके जो निजी बात हो सकता है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो मुझे लगता है आप एक युवा प्रवक्ता हैं, आपको अपनी सोच को भी ठीक करना चाहिए। लेकिन पब्लिक के सवाल, मेरा एक वाक्य, ये जो इतना छाती कुर्ता फाड़ रहे कांग्रेस पार्टी के लिए, इनको पूछे कांग्रेस का अलायंस आज भी लेफ्ट के साथ है, आज भी लेफ्ट के साथ है। तो गले मिलो लेफ्ट के, नहीं बोलो लेफ्ट के साथ भी गले मिल रहे हैं। त्रिपुरा में किसके खिलाफ लड़ा? गलतफहमी तो निखिल का लखनऊ से सवाल आ रहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को हराने से भारत की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या 2014 से पहले कोई समस्या नहीं थी क्या? ये सवाल पूछ रही है जनता। लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया जी। देखिए, बात विचारधारा की है, बात दृष्टिकोण की है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं जो चाहती है कि इस देश में केवल एक धर्म प्रधान हो, जो चाहती है केवल एक समूह का ही विकास हो, जो चाहती है केंद्रीकरण हो, जो एक किसी और आइडेंटिटी को पहचानना ही नहीं चाहती। हमारा विरोध उस विचारधारा से, क्योंकि भारत की अगर हम बात करते हैं इसमें सभी समूह एक साथ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बड़ी अच्छी आपकी आइडियोलॉजी है, बड़ी आपकी अच्छी विचारधारा है। आपकी विचारधारा लेफ्ट से मिल जाती है जब चुनाव लड़ने होते हैं, आपकी विचारधारा मिल जाती है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी की साइकिल पर आप चढ़ जाते हैं। जब आपको सूट करता है विचारधारा मिल जाती है, जब सूट नहीं करता विचारधारा अलग अलग हो जाती है। कमाल है भाई। चलिए, जैसी विचारधारा वैसे ही चल रहा है देश। सतीश चांडक का मुंबई से सवाल, कर्नाटक पर विपक्ष इतना शोर मचा रहा है, लेकिन जिस दिन विपक्ष यूपी गुजरात में औंधे मुंह गिरा उसे विपक्ष काउंट नहीं करेगा क्या? ये सवाल भी पूछ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, इसका भी जवाब दीजिए। एक और सवाल आप ही के लिए है, तो दूसरा सवाल भी, एक मिनट, दूसरा सवाल भी आप ही के लिए, तो वो भी सुन लीजिए, दोनों का इकट्ठे दे दीजिएगा। के चौहान का नैनीताल से सवाल है, समाजवादी पार्टी मेयर का एक चुनाव नहीं जीत पाई तो यूपी में लोकसभा सीटें जीतने का दावा कैसे कर सकती है? दोनों सवाल आपके लिए। अनुराग भदौरिया जी जवाब। देखिए, बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में अब जो माहौल है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करती है। ये सच है। ये आपकी डिबेट में भी इतनी देर से बातें बहुत हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बड़ी है, वो सत्ता में है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के मुद्दों पे चर्चा करे, लेकिन वो व्यक्तिगत मुद्दों पे चली जाती है।
किसके यहाँ क्या हो रहा है इस पे बात कर्ज माफी की बात मैंने की, वोट नहीं दिया था ना, 300 यूनिट बिजली की बात मैंने की, डीजल के दाम आपने बढ़ाए हिमाचल में, बात मैंने की। अब देखो बीच में बोलने लगे, ये भी जनता देख रही है कि बीच में बोलने लगते हैं, ये एंकर बन जाते हैं, एंकर बन के सवाल भी पूछने लगते हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि नाविका जी आपका शो है, हम तो आपके शो में आए थे, तो आके पता चलता है कि एंकर भी यहाँ नया आ गया, बीजेपी का प्रवक्ता एंकर भी हो जाता है। ये भी नया देखने को मिला है कि भाई एंकर बन गए हर बात में। नाविका जी आप रुकिए, मुझे सवाल पूछना है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अनुराग भदौरिया जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूछोगे, आप 30 सेकंड में पब्लिक का जवाब दें। अभी तो ज्ञान का जवाब नहीं, आप कम से तो बाकी लोकसभा नहीं ऐसे बोल रहे हैं, लखनऊ की नाली नहीं, एक मिनट लखनऊ इस लेवल तक ना जाए तो बेहतर है। आप सत्ता की पार्टी है, कम से कम माफ कीजिए, फिर लोग ये भी कहेंगे कि आप क्या सिर्फ नाली साफ करने लायक हो। अनुशासन में रहता हूं, ये अनुशासन है, ये अनुशासन है। थोड़ी देर में अनुशासन की बात मुश्किल होता है डिबेट करना। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड सिर्फ आपका जवाब। 30 कैसा बोलना होता है कठिन, अब आपको मैं बताता हूं। अच्छा एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, शहजाद पूनावाला जी, शहजाद अनुराग जी तो सब ठीक है, लेकिन आप तो अनुशासन रखिए, अनुशासन का पालन करें। बोल के दिखाओ कि नाली साफ। चलिए फिर अगर इसी तरह आपने देश चलाना है तो इसी तरह देश चलेगा। अनुराग भदौरिया जी 30 सेकंड जल्दी बताइए। दिखाओ अनुराग, क्यों भाई बड़े बीच में बोलते हो ना सबके, देखिए अब बोल के दिखाओ। ने आपसे क्या बोला? नाली साफ करने के लायक नहीं समझा। माफ कीजिए शहजाद पूनावाला, ये सही नहीं है और मैं ये रिकॉर्ड पर डालना चाहती हूँ कि नहीं अनुशासन सिखाना मेरा काम नहीं है। हर पार्टी अपने अपने प्रवक्ता को सिखाए, लेकिन शहजाद पूनावाला आप मेरा शो खराब कर रहे हैं और जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जनता का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड में आपको कुछ कहना तो कह दे। मैं बोल लूं जी, जल्दी 20 सेकंड। आपसे बोला कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जनता ने उनको चुना था कि वो आएंगे, जो वादे उन्होंने किए थे। उनके वादे क्या थे? डीजल पेट्रोल सस्ता करने का। चलिए आप पब्लिक का सवाल का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन मैं आप सबको यह कहना चाहती हूं कि जनता जो है ये सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। कौन कितने पानी में है वो खुद तय करेगी, कौन क्या विचारधारा लेकर आ रहा है जनता खुद तय करेगी। लेकिन हाँ, जो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो जरूर देख लें कि कितने सालों में कितने राशि दी गई है किसानों को और कृषि विभाग को। ये देखने की बात है, नंबर झूठ नहीं बोलते। आज इस खबर पर बस इतना ही, लेकिन अब आज एक दूसरी बड़ी खबर आपको बताना चाहती हूँ। बागेश्वर सरकार पटना में है और पटना में 4 राज्यों से उनके भक्त बाबा का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी, झारखंड, बंगाल और बिहार के अलावा नेपाल से भी लोग बाबा के पास आ रहे हैं। बाबा के पास जो भक्त आए हैं उनके सामने बाबा हुंकार भर रहे हैं। एक सवाल जो राजनीतिक दलों के मन में है और आम लोगों के मन में भी है कि क्या बाबा 2024 में वोट भी दिलाएंगे? इसे लेकर हमारी ये स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए, जरूर देखिए। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आई। कौन कौन चाहता है कि दरबार लगे? अब तक जो नहीं हुआ था वो बागेश्वर सरकार के साथ अब हुआ। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने लोग पहुंच गए। भयो जग कोई है संकट का उसो जात न टारो। कोई कह रहा है 6 लाख लोग हैं, किसी का दावा कि 8 लाख, किसी का दावा कि 10 लाख। कोई कह रहा है कि जितने आए हैं उतने ही रास्ते में भी हैं, जो रास्ते में हैं उतने अगले 3 दिन तक आने की तैयारी में।
3 तस्वीरें देखिए। पटना के नौबतपुर के क्या हालात हैं। हर तरफ गाड़ियां, हर तरफ बागेश्वर सरकार की जय, मंच से लेकर सड़क तक। हालात ये कि बाबा मंच से पर्ची खोलते हैं तो नीचे जनता में कौतूहल ही कौतूहल है। बाबा ठठरी बांधने की बात करते हैं तो वहां राजनीतिक दलों का हलक सूख रहा है। दरबार खचाखच भरा है, पंडाल छोटा पड़ गया। लेकिन ऐसा क्यों? कहां से श्रद्धालु आए? नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल। हम लोग नेपाल बॉर्डर से आए हुए हैं बाबा बागेश्वर पे। इस तरफ से उस तरफ से नेपाल बॉर्डर के से दक्षिणी तरफ से आए हुए हैं। तो बाबा के प्रति हम लोग का बहुत उत्साह है। उत्तराखंड से पहाड़ों से एकदम इतनी गर्मी में यहाँ पर आ गए, कैसा महसूस हो रहा है गर्मी में? अरे तो सब दर्शन करने आए, बाबा जी से मिलने आए हैं। पहाड़ों से आए तो क्या हुआ? आपकी आवाज को क्या हो गया? जी मैं दानापुर से शिकारपुर से आया हूँ। मैं बागेश्वर जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। कहाँ से आए हैं भाई? हम आए हैं बनारस से। बनारस से? काशी की नगरी, काशी से आए हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। ऐसा क्या है जो यहाँ खींचे चले आए? बाबा का सब आशीर्वाद है, उन्होंने बुलाया। कौन से बाबा का? काशी विश्वनाथ या यहाँ? दोनों बाबा का। पाटलिपुत्र की धरती पर इससे पहले भी राजनीतिक रैलियां होती रही हैं, अलग अलग जल से होते रहे हैं और हर राजनीतिक दल की तरफ से यहाँ पर रैलियां करती गई हैं। जहाँ पर बीजेपी की हुंकार रैली भी है, नीतीश कुमार की रैली है, जनता दल यूनाइटेड के साथ राष्ट्रीय जनता दल की भी कई रैलियां की गई हैं। लेकिन जितनी भीड़ बागेश्वर सरकार के इस कार्यक्रम में आई है या फिर हनुमान कथा में आई है, इससे पहले कभी भी ऐसी भीड़ नहीं देखी गई है। ये बता दें कि बाबा की रैली नहीं है, उनका प्रवचन कार्यक्रम है। पर्ची निकाली जा रही है और बाबा मंच से निर्भीक होकर गरज रहे हैं, हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की बातों का पॉलिटिकल मतलब है या नहीं? सियासी पंडित भी चकराए हुए हैं। कंफ्यूजन है, चुप्पी है। कैसे? उसे जरा ग्राफिक से समझिए। नीतीश सरकार के मंत्री चुप, यूपी में अखिलेश चुप है, जबकि पूर्वांचल से लोगों का तांता लगा हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन चुप है, तो दूसरी तरफ झारखंड से ट्रेन, बस, प्राइवेट व्हीकल भर भर कर नौबतपुर लोग पहुंच रहे हैं। बंगाल की जनता बसों में भरकर आ रही है, लेकिन ममता दीदी भी चुप है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। बस सिर्फ बीजेपी वाले खूब बोल रहे हैं। वो शायद इसलिए क्योंकि बाबा के हुंकार में उन्हें अपने लिए उम्मीद की किरणें फूटती दिखाई पड़ रही हैं। बागेश्वर सरकार के पटना आगमन पर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह बाबा को नीतीश सरकार की पर्ची खोलने के लिए ललकार रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि धीरेन्द्र जी का कार्यक्रम, जो उनका मुहिम है भारत के सनातन को जगाने का, वो मुहिम फेल कर जाए। लेकिन गांव की कहावत है कि कहीं कसाई के सरापने गाय नहीं मरता। आज आप देख रहे होंगे नवतपुर, आपकी खबरों को भी देखा है, लोगों में उत्साह है और इस सदी में सनातन जागरण को जागृत होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बालाजी महाराज की गद्दी पर आसीन होने का दावा करने वाली बागेश्वर सरकार पूरी परिपक्वता दिखा रहे हैं। वो बीजेपी की ललकार वाली झाड़ पर फिलहाल तो चढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। हाँ, ये जरूर है कि श्रद्धालुओं के मंच से बाबा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सूट करता है। भारत में राजनीति की धुरी व्यवहारिक तौर पर दो ही हैं, जाति और धर्म। और बागेश्वर धाम के इस मंच पर ये दोनों ही बैरियर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कई दिनों से यहाँ पर बागेश्वर धाम में जो बागेश्वर सरकार का जो कथा चल रही है उसमें कवर कर रहा हूँ और मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग धर्मों के लोग मिलने आते भी रहते हैं। और इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन राजनीतिक दलों में है कि आखिर कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या।